हमारे पास एक धमाकेदार नया कानूनी मामला है। रैपर गुच्ची माने की कथित डकैती और अपहरण। ये मामला उन लोगों के लिए एक चेतावनी होना चाहिए जो मानते हैं कि हमारे समुदाय में दूसरों को लूटने के लिए हिंसा और डराने धमकाने की रणनीति अपनाना कारोबार करने का सही तरीका है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करना गलत है और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको जल्द न्याय के सामने लाएंगे। रुकिए, जब आप आरोप ही नहीं, सबूत, फुटेज, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फिंगरप्रिंट्स भी सुनेंगे, ये कम से कम कहें तो चौंकाने वाला है। हमारे पास आपराधिक शिकायत है जिसमें सब कुछ बताया गया है और हम इसे अभी समझाएंगे। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, मुझे ये साझा करना ही है। कुछ वाकई रोमांचक खबर है, ठीक है? हमने यहाँ लॉ एंड क्राइम पर आपके साथ बहुत समय बिताया है, हर एक हैरान कर देने वाले ट्विस्ट और लेट नाइट केस पर चर्चा करते हुए, और हम चाहते थे कि आपको इस एक्शन के और भी करीब लाने का कोई तरीका निकाला जाए। हम लॉ एंड क्राइम प्लस लॉन्च कर रहे हैं, जहां आप हजारों विज्ञापन मुक्त एपिसोड्स और एक्सक्लूसिव केस फाइल्स देख सकते हैं और सबूतों में गहराई से जा सकते हैं। हमने इसे सच में उन लोगों की कम्युनिटी के लिए बनाया है जो देर रात तक हर डिटेल का विश्लेषण करते हैं और फैसले का इंतजार करते हैं। तो ये जगह जितनी हमारी है उतनी ही आपकी भी है। आगे बढ़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, फीचर्स देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। longcrimeplus.com पर सीमित समय के लिए डील सिर्फ 399 प्रति माह या 4099 पूरे साल के लिए मिलें। इस हेडलाइन का क्या मतलब समझेंगे? रैपर गुची माने को कथित तौर पर दूसरे रैपर्स ने लूटा और अगवा कर लिया। तो जैसा कि न्याय विभाग में अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, उद्धरण, इस हफ्ते अमेरिका के उत्तरी टेक्सास जिले के अटॉर्नी रायान रिबोल्ड ने बताया कि 9 लोगों, जिनमें प्रसिद्ध संगीत कलाकार भी हैं, पर डलस टेक्सास के एक म्यूजिक स्टूडियो में कई लोगों को बंदूक की नोक पर अगवा और लूटने के संघीय आरोप लगे हैं। 9 में से 8 को डेलास टेक्सास और मेम्फिस टेनेसी में पकड़ा गया। इनमें लैंट्रेल विलियम्स जूनियर भी हैं, उर्फ पुशाइस्ती, लैंट्रेल विलियम्स सीनियर, रॉडनी राइट जूनियर उर्फ बिग 30, कडारियस वाटर्स, टेरेंस रॉजर्स, डेमारियन गिब्सन, डेमार्कस ग्लोवर, कॉर्डे जॉनसन, डेरियन मैकडेनियल। असल में वैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैं चाहता हूं कि आप उस पल को सुनें जब वे उस एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो इसमें गायब था। ठीक है, तो कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सभी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास, रायन रेबल। जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से एक ने अभी तक अपनी प्रारंभिक पेशी नहीं दी है, लेकिन एजेंट सक्रिय रूप से उसे ढूंढने और कोर्ट में लाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं असल में उसी पर बात करना चाहता था। मैं KRLD से एरिक बुशमैन हूँ, जो कि एक व्यक्ति है जिसे आप अभी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि बाकी सब उसकी प्रारंभिक पेशी के कारण है। आपने कहा कि आप इस मामले को सार्वजनिक कर रहे हैं। क्या आपको डर है कि इससे उस व्यक्ति को पकड़ने में कोई दिक्कत आ सकती है? एजेंट्स उसे ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। शिकायत पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है और इन आरोपियों में से कई की सार्वजनिक सुनवाई और उनकी प्रारंभिक पेशी पहले ही हो चुकी है। ये पहले ही सार्वजनिक हो चुका है कि इस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं और ये जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। मुझे भरोसा है कि एजेंट्स इस व्यक्ति की पहचान कर उसे ढूंढ लेंगे और न्याय के कटघरे में लाएंगे। बेशक वो व्यक्ति तुरंत आत्मसमर्पण भी कर सकता है। मेरे पास 32 पन्नों की एक आपराधिक शिकायत है जो यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास में दायर हुई थी, जिसे मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप आरोपों, संभावित सबूतों, पक्षकारों के बारे में जानें, ठीक है? इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह मामला किस बारे में है। और मैं यह कहना चाहता हूं इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, जब मैं आपको यह समझाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि इन लोगों को कथित सबूतों पर क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोषी साबित होने तक वे सभी निर्दोष हैं। मुझे ये कहना है क्योंकि आप सुनेंगे और शायद कहेंगे, इनके खिलाफ सबूत काफी गंभीर लगते हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, चेतावनी के साथ शुरू करते हैं। ये FBI स्पेशल एजेंट का हलफनामा है जो आपराधिक शिकायत के समर्थन में दिया गया है और ये अपराध किए जाने के संभाव्य आधार का बयान है। ठीक है, ये शुरू होता है ये कहते हुए कि 10 जनवरी 2026 को पीड़ितों के साथ, जिन्हें नाम के शुरुआती अक्षरों से पहचाना गया है, और आरदी भी शामिल हैं, जिन्हें संभवतः गुच्ची माने हैं क्योंकि उनका असली नाम रॉड्रिक डेविस है। उनका कहना है कि डेलस टेक्सास के म्यूजिक स्टूडियो में उन्हें बंदूक की नोक पर लूटा और अगवा किया गया। जाहिर है कि आरडी और संदिग्ध लैंट्रेल विलियम्स जूनियर के बीच एक तय बैठक थी। इस हिप हॉप कलाकार को
पूह शाइस्ती कहा जाता है और बताया गया है कि वो आरडी के 1017 रिकॉर्ड्स लेबल से जुड़ा था। अब बताया गया है कि यह बैठक एक कॉन्ट्रैक्ट विवाद को लेकर थी। ये फिर से अभियोजकों के अनुसार है और ऐसा लगता है कि विलियम्स जूनियर उस अनुबंध से बाहर निकलना चाहते थे। हलफनामे में कहा गया है कि जब आरडी और अन्य कथित पीड़ित इस ऑफिस बिल्डिंग में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह बंद है। विलियम्स सीनियर, जो विलियम्स जूनियर के पिता हैं, उस दिन बेटे और आरडी के लिए म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बुक करने की कोशिश कर रहे थे। विलियम्स सीनियर जाहिर तौर पर इस अनजान व्यक्ति से बात कर रहे थे, जिसे सिर्फ जेएन के नाम से जाना जाता है, जो इस मामले का एक और किरदार है और स्टूडियो का मालिक है। ये स्टूडियो इसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर है। तो अब आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति समझ में आ गई होगी। हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हलफनामे में निगरानी फुटेज की कुछ तस्वीरें हैं जो शायद विलियम्स सीनियर को बिल्डिंग के बाहर फोन पर बात करते दिखाती हैं। मैं आपको इसका छोटा पूर्वावलोकन दिखा रहा हूं। इस आपराधिक शिकायत में बहुत सारी तस्वीरें हैं और वैसे इससे विवरणों की पुष्टि करने में मदद मिलती है। ये समय रेखा की पुष्टि करने में भी मदद करता है। जब आपके पास इस निगरानी वीडियो की कथित रूप से टाइम स्टैम्प की गई तस्वीरें होती हैं, तो इससे उन घटनाओं की पुष्टि करने में मदद मिलती है जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। उस दिन दोपहर 3:39 बजे कथित तौर पर एक सहायक प्रोडक्शन में मदद को आता है और हलफनामे में दावा किया गया है कि ये विलियम्स पिता पुत्र की जोड़ी किसी से फोन पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, वे बहस कर रहे हैं और मैं आपको यह शब्दशः पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। उद्धरण: लगभग दोपहर 3:43 बजे विलियम्स जूनियर और विलियम्स सीनियर राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स, गिब्सन, ग्लोवर और मैकडैनियल पूर्वी तरफ से ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हुए। संदिग्ध ऑफिस बिल्डिंग की लॉबी एरिया से होकर स्टूडियो के अंदर जाते हैं। ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल वाले एक व्यक्ति, जिसे बाद में गिब्सन के रूप में पहचाना गया, को वीडियो में ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते और थोड़ी देर बाद अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए वापस आते हुए देखा जा सकता है। फिर से इस शिकायत में जो निगरानी की तस्वीरें प्रतीत होती हैं, वे शामिल हैं। ठीक है, अब हलफनामे में दावा है कि वे उस स्टूडियो में गए जहां कथित पीड़ित थे और इसमें स्टूडियो लॉबी, कंट्रोल रूम, रिकॉर्डिंग रूम की तस्वीरें भी हैं। और एक बिंदु पर ऐसा आरोप है कि विलियम्स जूनियर, जो कि वैसे यह बात मुझे हैरान कर गई, कथित तौर पर टखने पर मॉनिटर पहने हुए थे। ठीक है, वे आरडी से अनुबंध के बारे में निजी तौर पर बात करने गए। मैं 1 सेकंड में टखने के मॉनिटर के बारे में बात करूंगा। कथित तौर पर वह बहस होती है और अंत में विलियम्स जूनियर पर आरोप है कि उन्होंने काली एके स्टाइल पिस्तौल निकालकर आरडी पर तान दी और अनुबंध रिलीज के कागजों पर हस्ताक्षर की मांग की। आरडी ने बात मानी और हस्ताक्षर किए। हम मानते हैं कि यह गुची मेन है। दावा है कि आरडी, शायद गुची मेन, को बंदूक की नोक पर रोका गया और जाने नहीं दिया गया। आरोप है कि राइट ने आरडी के कागजात पर हस्ताक्षर करते समय उसकी रिकॉर्डिंग की थी और उससे यह कहलवाया गया कि उसने विलियम्स जूनियर को अनुबंध से मुक्त कर दिया है। बाद में आरोप है कि विलियम्स जूनियर ने आरडी की शादी की अंगूठी, घड़ी, बालियां और नकद ले लिए। मुझे हैरानी है कि उनके पास वह वीडियो या सबूत है या नहीं। अब मैं आपको शिकायत पत्र से फिर से पढ़कर सुनाता हूं। वॉटर्स, रोजर्स, जॉनसन, ग्लोवर, मैकडैनियल और गिब्सन ने हैंडगन या AR-AK स्टाइल पिस्टल निकाली और बीपी और MM से सामान देने की मांग करने लगे। बीपी को कंट्रोल रूम में सोफे पर धक्का देकर बैठाया गया। वहीं विलियम्स जूनियर के साथियों में से एक शख्स, जिसे बीपी CMO डैम फू के नाम से जानता था, ने उसकी जेबें तलाशी और बटुआ चुरा लिया। बीपी की चेन और नेकलेस उसकी गर्दन से चुरा लिए गए। मैकडैनियल ने बीपी को हिलने पर गोली मारने की धमकी दी, लेकिन विलियम्स जूनियर ने उसे रोकने को कहा। MM को किडनैपिंग और डकैती के दौरान पीछे से गला दबाकर लगभग बेहोश कर दिया गया, जिससे उसकी गर्दन और कलाई पर खरोंचें आ गईं। अब शिकायत में जो तस्वीरें शामिल की गई हैं, वे MM की गर्दन और कलाई पर कट या खरोंच दिखाती हुई प्रतीत होती हैं। उसने दावा किया कि उसका बटुआ, घड़ियां, लुई विटॉन बैग और हेडफोन चोरी हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि उसके साथ सुरक्षा नहीं थी, दावा है कि पीड़ित के सुरक्षा कर्मियों को लगा वे संख्या और हथियारों में कमजोर थे। आगे कहा गया, आरडी को कंट्रोल रूम के सोफे पर धक्का दिया गया। हम फिर से गुच्ची माने की बात कर रहे हैं, जिससे पीड़ितों को लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा। विलियम्स जूनियर ने बीपी के सिर के पीछे
बंदूक की नली रखी और उसे व आरडी को आदेश दिया कि वे पश्चिमी प्रवेश द्वार से कंट्रोल रूम छोड़ दें। आरडी ने सीडब्ल्यू और टीडी से कहा कि वे उन्हें गाड़ी तक छोड़ दें। पीड़ित बाहर निकले तो एमएम ने विलियम्स जूनियर से पूछा, क्या वे सच में उसकी घड़ियां ले जा रहे हैं? बाद में बरामद की गई निगरानी वीडियो फुटेज के आधार पर कथित संदिग्धों ने लगभग 4:48 बजे स्टूडियो और ऑफिस बिल्डिंग को पूर्वी प्रवेश द्वार से छोड़ दिया और वहां से हलफनामे में कथित संदिग्धों की तस्वीरें दी गई हैं, जिनमें वे इमारत से निकलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उन कारों की भी तस्वीरें हैं जिन्हें उनसे जुड़ा हुआ और उत्तर की ओर जाता माना गया। अब उन्होंने संदिग्धों को कैसे ढूंढा, यह बहुत दिलचस्प है। हम वाहन की पहचान से शुरू करेंगे। हलफनामे में कहा गया है कि राइट के पिता के पास टेनेसी नंबर प्लेट वाली 2020 डॉज चार्जर हेलकैट है। अधिकारियों ने जाहिर तौर पर लाइसेंस प्लेट रीडर का इस्तेमाल करके चार्जर को एक और कार डॉज रैम के पीछे ट्रैक किया। हम 10 जनवरी को दोपहर 2:18 बजे की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि डॉज रैम वैसी ही लगती है जो अपराध स्थल के पास उस दोपहर निगरानी वीडियो में दिखी थी। उन्होंने लाइसेंस प्लेट रीडर से चार्जर को सफेद ब्यूइक एनक्लेव के पास जाते हुए जोड़ा है। किराए के रिकॉर्ड से पता चला कि वो एनक्लेव विलियम्स सीनियर द्वारा किराए पर ली गई थी। अब इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन मॉनिटरिंग पर चलते हैं। याद है जब मैंने विलियम्स जूनियर के टखने मॉनिटर का जिक्र किया था? असल में वह संघीय ड्रग और हथियार आरोपों में सजा काट रहा था। घर में नजरबंदी के दौरान उसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहननी पड़ती थी, तो वे उस डिवाइस से लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करके उसके अपराध स्थल के पास की गई गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हैं। हलफनामे में कहा गया कि विलियम्स सीनियर और जूनियर उस दिन इससे पहले स्टेपल स्टोर गए थे। क्यों? आरोप है कि वे अनुबंध से मुक्त होने वाले कागजात प्रिंट करवाने गए थे, जो फिर से इस पूरे तथित विवाद और घटना का एक मुख्य हिस्सा था। फेड का कहना है कि निगरानी वीडियो, जीपीएस डेटा और सेलफोन रिकॉर्ड्स उन्हें वहां दिखाते हैं जो किसी आपराधिक जांच में अहम होते हैं। मैं आपको जैसा लिखा है पढ़कर सुनाऊंगा, साथ बने रहिए, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। जांचकर्ताओं ने विलियम्स जूनियर, विलियम्स सीनियर, राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स और गिब्सन के सेलफोन रिकॉर्ड्स के साथ डॉज चार्जर हेलकैट और डॉज रैम के टेलीमेटिक्स लोकेशन डेटा भी लिए। रिकॉर्ड्स के अनुसार राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रोजर्स और गिब्सन मेम्फिस टेनेसी से डैलस टेक्सास गए थे। उनके साथ डॉज चार्जर हेलकैट और डॉज रैम भी थे। वे 8 जनवरी 2026 को मेम्फिस से रवाना हुए और 9 जनवरी 2026 की सुबह के शुरुआती घंटों में डैलस पहुंचे। ग्लोवर के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस का डेटा इन सेलफोन रिकॉर्ड से मेल खाता है। 10 जनवरी 2026 को लगभग दोपहर 2:28 बजे से करीब दोपहर 2:46 बजे तक विलियम्स जूनियर, विलियम्स सीनियर, राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स, गिब्सन, डॉज चार्जर हेलकैट और डॉज रैम विंडरोज टावर इलाके में थे, जहां विलियम्स जूनियर शिफ्ट होने से पहले रहते थे। वे सभी एक साथ अपराध स्थल के इलाके में गए, यानी अपराध स्थल पर, और लगभग दोपहर 3 बजे वहां पहुंचे। विलियम्स जूनियर के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस और ब्यूइक एनक्लेव की लोकेशन दोनों के डेटा सेलफोन रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। विलियम्स जूनियर, विलियम्स सीनियर, राइट, वॉटर्स, रॉजर्स, गिब्सन, डॉज चार्जर हेलकैट और डॉज रैम सभी अपराध स्थल के इलाके से एक साथ निकले और लगभग शाम 4:50 बजे वहां से रवाना हुए। फ्रिस्को टेक्सास में स्टार इलाके की ओर गए और लगभग शाम 5:07 पर पहुंचे। देखिए ये कितना सटीक है। विलियम्स जूनियर, विलियम्स सीनियर, राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स और गिब्सन ने स्टार कवरेज वाले टावरों का उपयोग किया, जो लगभग रात 9:30 बजे तक रहा। विलियम्स जूनियर के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस और ब्यूइक एनक्लेव की लोकेशन सेलफोन रिकॉर्ड से मेल खाती है। राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स, गिब्सन, डॉज चार्जर हेलिकैट और डॉज रैम। मुझे बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि जरूरी है कि आप विभिन्न पक्षों और लोकेशन के स्रोत पहचानें। वे फ्रिस्को के स्टार इलाके से साथ यात्रा कर कंफर्ट इन इलाके में पहुंचे और रात रुके। विलियम्स जूनियर और सीनियर रात भर स्टार इलाके में रहे। सेलफोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 13 जनवरी 2026 को राइट, जॉनसन और वॉटर्स डॉज राम से डैलस टेक्सास से मेम्फिस टेनेसी साथ गए थे। तो अगर ये आरोप सही हैं,
तो आप खुद विस्तार से देख रहे हैं कि 2026 में शहरी माहौल में अपराध करना और ट्रैक ना होना कितना मुश्किल है। ये एक डिजिटल दुनिया है, डिजिटल अभियोजन है, और बचाव पक्ष के वकीलों के लिए इस डेटा की विश्वसनीयता के खिलाफ तर्क देना बहुत कठिन हो सकता है, खासकर जब आप अलग अलग प्रकार के डेटा को मिला रहे हों, सेलफोन डेटा को निगरानी और जीपीएस मॉनिटरिंग डेटा के साथ, है ना? लेकिन आपने कंफर्ट इन के बारे में सुना? हलफनामे के अनुसार कंफर्ट इन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि गिब्सन ने होटल में 4 कमरों के लिए भुगतान किया था। अब आपके पास वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेज है। जांचकर्ताओं ने कंफर्ट इन की निगरानी फुटेज देखी, जिसमें राइट, जॉनसन, वॉटर्स, रॉजर्स, गिब्सन, ग्लोवर, मैकडैनियल कंफर्ट इन के अंदर कपड़े पहने नजर आए। ये वही कपड़े थे जैसे अपहरण और डकैती के संदिग्धों ने पहने हुए लग रहे थे, और हलफनामे में कथित आरोपियों की वास्तविक तुलना की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि वे अपराध स्थल पर क्या पहने हुए दिख रहे थे और कंफर्ट इन में क्या पहने हुए दिख रहे थे। फिर से ये आरोप हैं, लेकिन समझ सकते हैं मामला क्यों बढ़ रहा है। अब इसमें एक हिस्सा ये भी है कि जांचकर्ताओं ने गिब्सन और रॉजर्स की लेटेंट फिंगरप्रिंट यानी छिपे हुए उंगलियों के निशान इन लाल सोलो कप्स पर भी पाए, जो जाहिर तौर पर अपराध स्थल पर छोड़े गए थे। अब हम सोशल मीडिया की ओर बढ़ते हैं। ये वाला तो अलग ही लेवल का है, ठीक है। जांचकर्ता पीड़ितों ने विलियम्स जूनियर का जैसा हुलिया बताया था, उसकी तुलना इंस्टाग्राम अकाउंट पू शाइस्टी से करते हैं। जांचकर्ताओं का कहना है इसमें मेल दिखता है। वे यही काम विलियम्स, सीनियर, राइट, वॉटर्स के लिए करते हैं। उनके साथ ऑनलाइन तस्वीरें भी हैं और ये अकाउंट्स राज्य आईडी से मिलाते हैं। मुझे रॉजर्स का नाम भी लेना पड़ेगा। अपराध स्थल की निगरानी फुटेज में रॉजर्स माने जा रहे व्यक्ति को बिल्डिंग से लुई विटो बैग लेकर निकलते देखा गया, जो कथित तौर पर एमएम से चोरी हुआ था 15 जनवरी 2026 को। तो कुछ ही दिनों बाद रॉजर्स ने डैम फूल 375 पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो रोलेक्स जीएमटी मास्टर 2 मॉडल की घड़ी पहने हुए दिख रहे हैं, जिसमें ऑयस्टर स्टील बैंड है। वो घड़ी देखने में उस घड़ी के जैसी ही लगती है जो एमएम से चोरी हुई थी। एमएम ने जांचकर्ताओं को चोरी हुई घड़ी की तस्वीरें, रसीद और सीरियल नंबर भी दिया था। डैम फूल 375 की अन्य पोस्ट्स में भी रॉजर्स वैसे ही जूते पहने दिखते हैं जो उन्होंने अपराध के समय पहने थे, और उन्होंने इसमें वे तस्वीरें भी जोड़ी हैं जो कथित तौर पर ये भी दिखाती हैं। ग्लोवर के इंस्टाग्राम से यहां एक उदाहरण है। 11 जनवरी 2026 को एक स्टोरी जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी, एक रोलेक्स घड़ी जो एमएम से चोरी हुई घड़ी जैसी दिखती है, और 17 जनवरी 2026 को डैलस टेक्सास का लोकेशन टैग है। एक स्टोरी में ग्लोवर रोलेक्स घड़ी पहने नजर आते हैं जो एमएम से चोरी हुई घड़ी जैसी है, और कहते हैं उन्हें नई रोप मिली है, जो घड़ी या नेकलेस का स्लैंग है। 19 जनवरी 2026 को ग्लोवर के वीडियो जिसमें वो 1017 पेंडेंट वाला नेकलेस पहने हुए हैं, जो बीपी से चोरी हुए पेंडेंट के बिल्कुल समान लगता है। आरोप है कि आपने न सिर्फ चुराया बल्कि दिखावा भी किया। बचाव पक्ष के वकील कहेंगे कि ये वही नेकलेस नहीं है, और वे इसका मालिकाना दावा करते हैं। ये चीजें दुर्लभ हैं, खासकर अगर उस रोलेक्स की बात करें। मुझे लगता है इस पर विवाद हो सकता है कि ये चीजें सच में चोरी हुई थीं या नहीं, लेकिन फिर भी समय, परिस्थितियां, इन चीजों की संभावित दुर्लभता, ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष, ये चिंता की बात है। अब एक और बात मुझे नोट करनी है जो बाद में सबूत बन सकती है। तो जब आप इन लोगों के इंस्टाग्राम पेज पर जाते हैं, जैसा कि मैंने देखा, तो वे लगभग पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। उनके कुछ पोस्ट शायद हैं, लेकिन बस इतना ही। सृष्टि के पेज पर काफी कुछ है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कुछ हटाया गया या नहीं। लेकिन अगर अभियोजक यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने सबूत नष्ट करने या अधिकारियों से छुपाने के लिए कुछ हटाया है, तो वो दिलचस्प होगा। अब मैं गलत हो सकता हूं, शायद उनकी गिरफ्तारी के बाद या आरोप लगने के बाद किसी वजह से उसे डिलीट किया गया हो। मुझे सही नहीं पता, लेकिन यह एक चीज है जो मैंने नोटिस की है। और फिर इस कागजी कार्रवाई में वे कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे वाकई दिलचस्प लगता है। मैं कहूंगा कि यह राहत की बात है, क्योंकि इस आपराधिक शिकायत में मेरे विश्लेषण के अनुसार हर आरोपी के खिलाफ सबूत साफ तौर पर सूचीबद्ध है। उदाहरण के लिए, गवाहों के अनुसार लैंट्रेल विलियम्स जूनियर ने आरडी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाकर
बंदूक की नोक पर रिलीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और फिर उसकी शादी की अंगूठी, घड़ी, बालियां व पैसे ले लिए। गवाहों के अनुसार विलियम्स जूनियर उस कमरे में था जब एमएम व बीपी के साथ अतिरिक्त अपहरण और लूटपाट की घटनाएं हुईं। मोबाइल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन और निगरानी फुटेज से विलियम्स जूनियर अपराध स्थल पर दिखे। इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन डेटा दिखाता है कि विलियम्स जूनियर अपने पिता के साथ एक स्टेपल्स पर थे, जहां माना जाता है कि वे अपराध स्थल जाने से पहले टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर रहे थे। वे हर अभियुक्त के लिए ऐसा दोबारा करते हैं। आगे कहा गया है, ऊपर बताए तथ्यों के आधार पर मानने का उचित कारण है 10 जनवरी 2026 टेक्सास के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के डेलस डिवीजन में डेमार्कस ग्लोवर, डेमारियन गिब्सन, गॉर्डे जॉनसन, डेरियन मैकडैनियल, टेरेंस रॉजर्स, कडारियस वाटर्स, लैंट्रेल विलियम्स जूनियर, लैंट्रेल विलियम्स सीनियर और रॉडनी राइट जूनियर ने 18 यूएससी 1201 ए और सी का उल्लंघन करते हुए अपहरण की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। वैसे जब आप सुनते हैं कि वे एक ही कमरे में हैं जबकि दूसरी जगह डकैती हो रही है, तो वही तो समझौता है ना? षड्यंत्र एक अपराध करने के लिए किया गया समझौता है और उस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए थे। मेरी समझ के अनुसार दोषी पाए जाने पर हर आरोपी को आजीवन कारावास हो सकता है, जैसा न्याय विभाग ने बताया है। मैंने ये पहले भी कहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कल हुई थी। मैं आपको इसका एक और ऑडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें और विवरण हैं। ये यूएस अटॉर्नी का बयान है जब उनसे पीड़ितों के बारे में पूछा गया। मुझे उनका जवाब दिलचस्प लगा। ये मामला दिखाता है कि अपराध पीड़ितों के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे वे कोई भी हों या कहीं से भी आते हों। और जांच में हमारी अविश्वसनीय साझेदारियां न केवल टेक्सास के उत्तरी जिले में बल्कि पूरे देश में, और हम सभी मिलकर अपने देश को और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक पीड़ितों की बात है, हम इस समय ये नहीं बताएंगे कि पीड़ित कौन है। मैं इस समय पीड़ितों के बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आगे और जानकारी सामने आएगी जो चीजों को स्पष्ट करेगी, लेकिन जांच के इस चरण में मैं ये बताने की स्थिति में नहीं हूं। रिकॉर्डिंग के समय अधिकारियों ने नहीं कहा कि घटना कथित तौर पर गुच्ची माने के साथ हुई थी। हर राज्य और हर अभियोजन प्रक्रिया में पीड़ितों की सुरक्षा के प्रावधान होते हैं, इसे ध्यान रखें। आप जानते हैं, मैंने सबूतों का जिक्र किया था। अमेरिकी अटॉर्नी उसी सबूत और सजा पर बात कर रहे हैं। यही एक वजह थी कि मैं अब तक सामने आए कुछ सबूतों की सूची बनाना चाहता था। इसमें ज्यादातर काम समन, तलाशी वारंट और ऐसी ही चीजों से जुड़ा था ताकि जांच आगे बढ़ सके। मेरे साथ और फील्ड के एजेंट्स को पता लगाने में थोड़ा वक्त लगता है कि अपराध किसने किया, और केस ऐसे तैयार करें कि आरोप लगाते समय हिचक ना हो। असल में इतनी गंभीरता और इस तरह के फेडरल केस के लिए ये काफी जल्दी था, और मैं जांच के काम पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। ये काम हमारे कार्यालय, FBI व स्थानीय पुलिस विभाग द्वारा जारी रहेगा। अगर इन आरोपों में दोषी पाया जाता है तो सजा कितनी गंभीर हो सकती है? आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? उन्हें इस सजा की एक सीमा का सामना करना पड़ रहा है, तो इस मामले में कोई अनिवार्य न्यूनतम सजा नहीं है। ये सजा का एक दायरा है और ये उस जज के अधिकार क्षेत्र में होगा जिसे ये मामला मिलेगा। लेकिन ये 0 से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सजा निर्धारण दिशा निर्देश काफी हद तक उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। पिछला आपराधिक इतिहास, ये तथ्य कि इन व्यक्तियों में से एक ने घर में नज़रबंदी के दौरान अपराध किया, यानी पहले से ही एक संघीय अपराध की सजा काट रहा था। अगर मान लें कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो ये निश्चित रूप से सजा बढ़ाने वाला कारक होगा। बड़ा मामला, बड़े घटनाक्रम, बड़े सबूत। आगे क्या होता है हम नजर रखेंगे। फिलहाल साइड बार से इतना ही। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं सब्सक्राइब करें। हमें NBC के पीकॉक पर भी देखें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram और मेरा न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समय अनुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलते हैं।